सस्ता वक्र विश्लेषण से संबंधित पिछले वीडियो में हमने हिक्स की विधि से कीमत प्रभाव को किस प्रकार से प्रतिस्थापन प्रभाव व आय प्रभाव में बांटा जा सकता है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। उस वीडियो में हमने माना था कि यदि एक्स वस्तु की कीमत कम होती है तो किस प्रकार से कीमत प्रभाव में कितना अंश प्रतिस्थापन प्रभाव का होगा और कितना अंश आय प्रभाव का होगा। आज के इस वीडियो में हम ये मानेंगे कि यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, सपोज करिए एक्स वस्तु की कीमत बढ़ती है, तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता के संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कीमत प्रभाव क्या होगा, प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होगा, आय प्रभाव क्या होगा। सामान्य रूप से किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय घट जाती है। तो ऐसी स्थिति में हिक्स का यह मानना था कि उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति के रूप में उतना पैसा देना चाहिए कि वह वापस चाहे तो उसी उदासीनता वक्र पर पहुंच सके, उसी उदासीनता वक्र पर जा सके। तो आय में इस प्रकार के परिवर्तन को आय में तुल्य मूल्य परिवर्तन की संज्ञा उन्होंने दी थी। आय में तुल्य मूल्य परिवर्तन से तात्पर्य एक्स वस्तु की कीमत में होने वाली वृद्धि के फलस्वरूप उपभोक्ता को जो मौद्रिक हानि होती है, उस मौद्रिक हानि को क्षतिपूर्ति के रूप में उपभोक्ता को अनुदान के रूप में कुछ पैसा दिया जाए या नगद सहायता के रूप में कुछ इतना पैसा दिया जाए कि वह वापस उसी स्थिति पर चाहे तो पहुंच जाए। इस प्रकार का जो उसको उसको जो अनुदान दिया जाता है या किसी और ढंग से सरकार उस उपभोक्ता तक पैसा पहुंचाती है, इसे आय में तुल्य मूल्य परिवर्तन की संज्ञा दी जाती है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य वस्तु के संदर्भ में निम्न व हीन वस्तु में कीमत बढ़े तो क्या होगा और घटिया वस्तु या गिफिन वस्तु में यदि कीमत बढ़ती है तो क्या होगा, इन तीनों का हिक्स की विधि से विस्तार से हम चर्चा करेंगे। ये वीडियो भी सामान्य रूप से पीजी कक्षाओं में ही पूछा जा सकता है, बाकी यूजी कक्षाओं में ये नहीं आता है। तो जो बीए विद्यार्थी है, बीए के और बीकॉम के विद्यार्थी है, उनको ये करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, अगर मैं वास्तु मान लेता हूं सामान्य वस्तु, तो सामान्य वस्तु में क्या होगा इसका हम इसमें डिस्कशन करेंगे। तो सामान्य वस्तु की स्थिति में आय में तुल्य मूल्य परिवर्तन क्या होता है। देखिए, मान लीजिए इनकम थी 100 रुपीज, प्राइस ऑफ एक्स वही 10 रुपीज, प्राइस ऑफ वाई है 10 रुपीज। तो उपभोक्ता शुरू में एक्स वस्तु भी 10 लेता है, वाई वस्तु भी 10 लेता है और ए बी बजट रेखा में संतुलन में होता है। एक्स वस्तु महंगी होती है और महंगी होकर यदि ये 20 रुपए की हो जाती है तो उपभोक्ता एक्स वस्तु की 5 ही मात्रा ले पाएगा, तो नई परिस्थिति में हो जाएगा। अब हिक्स कहते हैं कि अगर एक्स वस्तु की कीमत कम होती है, कीमत बढ़ती है, तो उपभोक्ता की मौद्रिक आय घट जाती है। जब मौद्रिक आय घट जाती है तो उपभोक्ता को इतना आय और बढ़ानी चाहिए, यानी उपभोक्ता को इतनी आर्थिक सहायता देनी चाहिए कि वह वापस चाहे तो उस बिंदु पर उसी उदासीनता वक्र पर पहुंच पाए। तो इसको हम समझने के लिए मान लीजिए आय में जो परिवर्तन है वो परिवर्तन किया गया। ये देखिए, स्टार्टिंग में ए बी बजट रेखा थी। एक्स वस्तु जब 10 एक्स वस्तु लेता था, 10 वाई वस्तु लेता था और उपभोक्ता मान लीजिए यहां बिंदु पर संतुलन में थे, IC1 वक्र के पी बिंदु पर संतुलन में था, जहां एक्स वस्तु की वह ओ के मात्रा ले रहा था। अब एक्स वस्तु महंगी होती है तो उपभोक्ता उस वस्तु को खरीदना कम कर देता है और IC2 वक्र के आर बिंदु पर आ जाता है। ये कीमत की वृद्धि से P से R तक ये है प्राइस इफेक्ट। अब हिक्स का ये मानना है कि ये इसको जो घाटा हुआ उतना ही उस सरकार उसे मौद्रिक सहायता के रूप में दे दे, नगद अनुदान दे दे। तो नई परिस्थिति में चूंकि एक्स वस्तु महंगी लग रही है तो उपभोक्ता पहले की तुलना में ओ के वस्तु नहीं लेगा, वरन एक्स से पैसा निकालकर वाई पे लगाएगा और नई परिस्थिति में पी की बजाय क्यू पर संतुलन की स्थिति में होगा और एक्स वस्तु की वह ओ एल मात्रा ही लेता है। पहले ओके लेता था, अब ओ एल ही लेता है। तो यहां से यहां तक देखिए प्रतिस्थापन प्रभाव है। ये देखिए यहां से यहां तक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और ये इनकम इफेक्ट है, कीमत प्रभाव और टोटल मिलाकर प्राइस इफेक्ट है, जैसा कि हिक्स में। तो यहां देखिए प्राइस इफेक्ट बराबर होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। कीमत प्रभाव बराबर होता है प्रतिस्थापन प्रभाव प्लस आय प्रभाव। तो हम देखेंगे P2R बराबर P2Q प्लस Q2R। P से Q तक प्रतिस्थापन प्रभाव, Q से R तक ये प्रभाव। आप इसमें देखेंगे तो मान लीजिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से आय इतनी घटती है, कीमत बढ़ने से कर रही है, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इसका पॉजिटिव है, मान लीजिए +4 है। इनकम इफेक्ट की वजह से इतनी घटती है तो इनकम इफेक्ट भी मान लीजिए इसका पॉजिटिव है, इसकी वजह से +3 होती है, तो
प्राइस इफेक्ट दोनों का जोड़ होता है तो क्या हो जाएगा +7। यहां देखिए वापस इसको समझिए, उपभोक्ता ए बी बजट लाइन में प्रारंभ में IC1 वक्र के पी बिंदु पर संतुलन में होता है। जब एक्स वस्तु महंगी हो जाती है तो IC0 वक्र के आर बिंदु पर संतुलन में हो जाता है, और एक्स वस्तु की पहले ओके मात्रा खरीदता था, अब एक्स वस्तु की ओके मात्रा की जगह वो OM मात्रा ही खरीदता है और आर बिंदु पर संतुलन में होता है। हिक्स के अनुसार जब एक्स वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उपभोक्ता की मौद्रिक आय घट जाती है, तो उसको मौद्रिक सहायता देनी चाहिए, सरकार को इतनी सहायता देनी चाहिए कि वह चाहे वह उसी उदासीनता वक्र पर पहुंच सके। तो नई परिस्थिति में उसको ये सहायता दी जाती है और ए बी डैश की जगह इसकी बजट रेखा A डबल डैश B डबल डैश हो जाती है। नई परिस्थिति में उपभोक्ता बजाय, चूंकि एक्स वस्तु उसको महंगी लग रही है वाई वस्तु की तुलना में, तो एक्स वस्तु से साधन निकालकर वाई वस्तु में लगाता है और पी की बजाय ये क्यू बिंदु पर संतुलन में होता है। तो पी से क्यू तक प्रतिस्थापन प्रभाव है ये आय वक्र, ये भी आय वक्र, तो क्यू से आर तक आय प्रभाव है। या उल्टा चल रहा है, या कीमत बढ़ रही है, कीमत बढ़ने के साथ ये खरीदी जाने वाली मात्रा घट रही है। तो यहां देखिए ये भी सकारात्मक कर रहा है मात्रा को घटाने में, मात्रा को घटाने में प्रतिस्थापन प्रभाव भी योगदान दे रहा है और आय प्रभाव भी योगदान दे रहा है। तो कुल योगदान प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव दोनों का मिलकर जो होता है वो पॉजिटिव होता है। यहाँ देखिए सैद्धांतिक रूप से ये नेगेटिव होता है, पर मैं आपको समझाने की दृष्टि से इसको बता रहा हूँ। देखिए वैसे तो कीमत बढ़ रही है तो ये घट रही है, तो ये नेगेटिव, पर मेरा यहाँ कहने का तात्पर्य कि प्रतिस्थापन प्रभाव से भी वस्तु की मात्रा घटती है और आय प्रभाव से भी घटती है, यानी दोनों ही घटाने में पॉजिटिव योगदान दे रहे हैं। ये ज्यादा दे रहा है, ये कम दे रहा है, तो कुल मिला के P2R, तो हम इसको यूं लिखेंगे तो आएगा KM बराबर KL, K से L प्लस L से M। देखो प्रतिस्थापन प्रभाव K से L और ये L से M, तो KM बराबर KM, यानी वस्तु की कीमत अगर बढ़ रही हो तो कीमत बढ़ रही हो रही है, बढ़ने की स्थिति में भी जो प्रतिस्थापन प्रभाव है और आय प्रभाव दोनों एक ही दिशा में काम करते हैं। प्रतिस्थापन प्रभाव की वजह से भी उपभोक्ता कम मात्रा खरीदता है, आय के मात्रा से भी कम खरीदता है, तो कुल प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि कुल प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव व आय प्रभाव का योग होता है। तो ये हमने बात करी कि अगर वस्तु सामान्य है तो कीमत में वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ेगा। अब हम बात करते हैं यदि वस्तु हीन या गिफिन है, हीन वस्तु है या निम्न श्रेणी की वस्तु है, तो क्या होगा। सेकेंड हमने लिया निम्न या हीन वस्तु। तो निम्न या हीन वस्तु में यदि कीमत बढ़ जाती है तो देखिए हम पहले की तरह ही डिस्कस करते हैं। एक्स वस्तु ये 10 ले सकता है, वाई वस्तु भी 10 ले सकता है और उपभोक्ता की बजट लाइन होती है। एक्स वस्तु सस्ती हो जाती, महंगी हो जाती है तो 5 ही ले पाता है, तो नई बजट लाइन ये हो जाती है और उपभोक्ता को जो सहायता दी जाती है उस स्थिति में ये इसकी नई बजट लाइन जो होती है वो इस प्रकार से हो जाती है। देखिए इसको आप देखिए, फर्स्ट ये उपभोक्ता 10 ले सकता है, ये भी 10 ले सकता है, तो ये इसकी बजट लाइन। एक्स वस्तु महंगी हो गई, अब 5 ही ले पाएगा, तो इसकी बजट लाइन अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाती है और इसको कंपनसेशन देते हैं, तो ये बजट लाइन कंपनसेशन वाली हो गई। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले IC1 के उपभोक्ता मान लीजिए P बिंदु पर संतुलन में होता है। प्रारंभिक स्थिति में जब बजट रेखा AB होती है, AB बजट रेखा की स्थिति में उपभोक्ता पूर्व में P बिंदु पर संतुलन में होता है। जब X वस्तु महंगी हो जाती है तो उपभोक्ता नीचे वाले उदासीनता वक्र IC0 के सपोज करो R बिंदु पर आ जाता है। पहले X वस्तु जब सस्ती थी तो वह K मात्रा खरीदता था, अब वो इसकी M मात्रा खरीदता है, यानी X वस्तु महंगी होती है तो OK से घटाकर ये OM मात्रा इसकी खरीदने लग जाता है। अब हिक्स के अनुसार X वस्तु के सस्ते होने से, X वस्तु के महंगा होने से उपभोक्ता को जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई के लिए उपभोक्ता को मौद्रिक सहायता देते हैं। मौद्रिक सहायता देते हैं तो इसकी जो बजट रेखा है वो पहले जो बजट रेखा होती है ए बी डैश की जगह ये A डबल डैश B डबल डैश हो जाती है। तो नई परिस्थिति में चूंकि X वस्तु उसको महंगी लग रही होती है तो X वस्तु की वह मात्रा कम खरीदता है, तो नई परिस्थिति में Q बिंदु पर संतुलन में होता है जहां ये X वस्तु की मात्रा खरीदता है OL। तो यहां देखिए प्रतिस्थापन प्रभाव से ये मात्रा खरीदता है इतनी कम, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इनकम इफेक्ट उल्टा चलता है, हीन वस्तु है, आय बढ़ती है तो वो कम खरीदना चाहता है। तो यहां देखिए प्रतिस्थापन प्रभाव, आप देखेंगे कीमत प्रभाव बराबर होता है प्रतिस्थापन प्रभाव
प्लस आई प्रभाव। तो कीमत प्रभाव है P से R तक, यह है P2Q प्लस Q2R। तो देखिए प्रतिस्थापन प्रभाव इसको नेगेटिव लेके आता है, इनकम प्रभाव उसको उल्टा लेके जाता है, पर कुल प्रभाव देखिए इनकम इफेक्ट, यानी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इसका पॉजिटिव है, ये +5 कम करता है, सपोज करो 5 उल्टा लाता है, इनकम इफेक्ट उल्टा चलता है नेगेटिव, ये -2 कम करता है, तो भी कुल मिलाकर क्या होता है, कुल प्रभाव पॉजिटिव होता है। कुल प्रभाव क्या होता है, पॉजिटिव। यानी देखिए एक्स वस्तु की कीमत बढ़ती है तो प्रतिस्थापन प्रभाव की वजह से इसकी इतनी मात्रा घटती है, और जब उपभोक्ता को आय बढ़ जाती है, उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है, आय में जब तुल्य मूल्य परिवर्तन होता है तो आय प्रभाव की वजह से उपभोक्ता उसकी ज्यादा मात्रा खरीदना चाहता है, तो ये मात्रा बढ़ाता है L से M तक, ये आय प्रभाव है। तो कुल इतनी घटती है, आय प्रभाव से इतनी बढ़ती है, तो भी कुल मिलाकर प्राइस इफेक्ट क्या होता है, इतना प्राइस इफेक्ट होता है। इस प्राइस इफेक्ट की वजह से इतनी मात्रा घटती है। तो यहां देखिए P से R तक कीमत प्रभाव है, P से Q तक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। तो यहां देखिए हम इसको लिखेंगे K से लेके M तक, तो K से लेके L माइनस L से लेके M, ये तो ले जा रहा है K से L तक पॉजिटिव, इधर जा रहा है और ये उल्टा जा रहा है, तो कुल मिलाकर KM से KM होगा। ये देखिए इसमें से ये घटेगा तो यही आएगा। तो इसका मतलब है कि हीन वस्तु में आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, पर ये इतना ऋणात्मक नहीं होता है कि कुल प्रभाव को ऋणात्मक कर दे। इस कारण से हीन वस्तु की स्थिति में भी यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा घटती है, पर जितनी नहीं घटती जितनी की सामान्य वस्तु की घटती है। तो हम कह सकते हैं कि हीन वस्तु की स्थिति में आय प्रभाव ऋणात्मक तो होता है, परंतु वह स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, वीक होता है, यानी वह इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि प्रतिस्थापन प्रभाव धनात्मक प्रतिस्थापन को बदलकर कुल प्रभाव को ऋणात्मक कर दे। तो ऐसी स्थिति में हीन वस्तु की स्थिति में भी अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांगी जाने वाली मात्रा घटती है। अब गिफिन वस्तु जो होती है, जैसा कि हम पहले से भी डिस्कस कर चुके हैं, गिफिन वस्तु वह वस्तु होती है जो मांग के नियम का विरोध करती है। यानी ये वस्तुएं वह वस्तुएं होती है जो कीमत बढ़ने पर ज्यादा खरीदी जाती है और कीमत के घटने पर कम खरीदी जाती है। तो यहां हम इसको क्लियर देखेंगे कि गिफिन वस्तु की स्थिति में क्या होता है, किस प्रकार से गिफिन वस्तु की स्थिति में कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा घटती है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहां देखिए, मान लीजिए ये उपभोक्ता की बजट लाइन है, प्रारंभिक बजट लाइन ये है। एक्स वस्तु जब सस्ती होती है, महंगी होती है, तो अंदर चला जाता है और इसको कंपनसेशन देते हैं तो ये यहां आ जाता है। देखिए इसको समझने की जरूरत है। प्रारंभिक बजट लाइन जो है उपभोक्ता की IC1 वक्र पर होती है। थोड़ा सा ये क्लियर हो जाएगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। उपभोक्ता की जो प्रारंभिक बजट लाइन है, एक्स वस्तु ये 10 ले सकता है और वाई वस्तु भी 10 ले सकता है, ये इसकी बजट लाइन होती है। एक्स वस्तु महंगी होती है तो उपभोक्ता 5 ही ले पाता है, या सपोज करो महंगी होती है तो 8 ही ले पाता है, तो ये इसकी बजट लाइन है। और इसके आय में तुल्य मूल्य परिवर्तन करते हैं तो ये आय में परिवर्तन के बाद जो इसकी बजट लाइन होगी वो ये बजट लाइन हो जाएगी। सुनिए, प्रारंभिक बजट लाइन उपभोक्ता की होती है ए बी बजट लाइन है। 10 ये एक्स वस्तु ले सकता है, 10 ही वाई ले सकता है। अब अगर एक्स वस्तु महंगी हो जाती है, महंगी होकर ये 8 रुपए की हो जाती है तो 12.5 ले सकता है, 12 रुपए की 12.5 की हो जाती है। एक्स वस्तु 10 से 12.5 की हो जाती है तो ये 8 ही खरीद पाएगा। तो जो उपभोक्ता का पहला संतुलन होता है IC1 वक्र के P बिंदु पर संतुलन होता है। और देखिए स्टार्टिंग में आप समझिए, मान लीजिए पहले उपभोक्ता की बजट लाइन है AB। इस AB बजट लाइन के P बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में होता है जहां X वस्तु की OK मात्रा खरीदता है। अब X वस्तु महंगी हो जाती है तो वह उसकी मात्रा X वस्तु की मात्रा OK की जगह OM लेने लग जाता है, यानी पहले की तुलना में मात्रा ज्यादा खरीद रहा है। वो किस वजह से खरीद रहा है इसका हम डिस्कस करेंगे। अब अगर हिक्स की विधि से उसकी आय में इतनी बढ़ोतरी की जाए
कि वह वापस चाहे तो उसी उदासीनता वक्र पर पहुंच जाए, तो नई स्थिति में क्यू बिंदु पर संतुलन में होता है। तो नई स्थिति में क्यू बिंदु पर संतुलन में तो देखिए यहां से यहां तक प्रतिस्थापन प्रभाव की वजह से इतनी घटती है, यानी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव काम करता है +3, इनकम इफेक्ट इतना नेगेटिव होता है, इनकम इफेक्ट नेगेटिव है और ये है -5, तो प्राइस इफेक्ट क्या होगा, दोनों को मिलाकर क्या होता है नेगेटिव। अब इसको आप समझिए, देखिए प्रारंभिक में उपभोक्ता, एक बार और चित्र बनाकर मैं बताना चाहूंगा कि देखिए ये स्टार्टिंग का वक्र है, एक्स वस्तु महंगी होती है तो उपभोक्ता नीचे वाले उदासीनता वक्र पाया जाता है, और इसके आय में जब परिवर्तन किया जाता है तो यह आय में परिवर्तन। प्रारंभिक में उपभोक्ता IC1 वक्र के P1 बिंदु पर संतुलन, P बिंदु पर संतुलन में होता है। एक्स वस्तु महंगी होती है तो IC0 के R बिंदु पर चला जाता है। अब उपभोक्ता के आय में परिवर्तन किया जाता है तो आय में परिवर्तन A"B" हो जाता है, तो नई परिस्थिति में उसी उदासीनता वक्र के Q बिंदु पर आ जाता है। तो देखिए शुरू में यह एक्स वस्तु की OK मात्रा खरीदता है, एक्स वस्तु महंगी होती है तो और ज्यादा खरीदने लग जाता है। जब उसको आय में संशोधन किया जाता है तो ये प्रतिस्थापन करता है एक्स वस्तु का, ये प्रतिस्थापन प्रभाव की वजह से कम खरीदता है, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब आप देखेंगे वही चित्र है, थोड़ा क्लियर नहीं था तो मैंने इसको और क्लियर करने की आपके सामने कोशिश करी। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से ये मात्रा कम खरीदता है क्योंकि कीमत बढ़ी है। इनकम इफेक्ट नेगेटिव चलता है और इतना स्ट्रांग होता है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को भी बदलकर कुल को ये नेगेटिव कर देता है, प्राइस इफेक्ट को। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यदि वस्तु की कीमत जो है ये L, तो यहां देखिए प्राइस इफेक्ट बराबर होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट है P से लेके R तक, P2R बराबर P2Q प्लस Q2R। तो देखिए ये तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये उल्टा लेके जाता है, पर इनकम इफेक्ट विपरीत दिशा में लेके जाता है। तो यहां देखिए K से, यहां देखिए K से लेकर M तक, K से L ये तो इधर लेकर आता है और ये L से M लेकर जाता है, तो कुल मिलाकर क्या हो जाता है, उल्टा चलता है -KM। यानी जो गिफिन वस्तु है, गिफिन वस्तु मांग के नियम का विरोध करती है, अर्थात गिफिन वस्तु में कीमत बढ़ने पर ज्यादा खरीदती है। देखिए कीमत बढ़ी तो मात्रा पहले OK ही खरीदता था, अब OM खरीद रहा है, यानी गिफिन वस्तु में कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता ज्यादा खरीदता है और कीमत के घटने पर कम खरीदता है। तो इस प्रकार से यदि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो भी हम तटस्थ वक्रों के माध्यम से उसको समझ सकते हैं, और इन्हीं वक्रों के माध्यम से हम मांग वक्र का भी निरूपण कर सकते हैं, पर वो बहुत हायर डेरिवेशन में होता है, तो उसका सामान्य रूप से हम यहाँ चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं। उसके लिए हम स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे जिसमें केवल वही बच्चे पढ़ेंगे जो कि PG कक्षाओं से संबंधित है। सामान्य बच्चों को अगर हम ये पढ़ाएंगे तो सामान्य बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे। हमने केवल यहाँ पर यही चीज करी है कि यदि कीमत बढ़ती है तो उस कीमत बढ़ने के फलस्वरूप जो इफेक्ट है वो क्या होता है, अगर वस्तु सामान्य है तो क्या होगा, अगर वस्तु निम्न या हीन है तो क्या होगा, और अगर वस्तु गिफिन है तो क्या होगा। और ये सब हमने हिग्स की विधि से किया है, सलास्की की विधि हमने यहाँ यूज नहीं की है, क्योंकि और डायग्राम जो है उसमें और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी, तो संभव है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। अगर किसी विद्यार्थी को इससे भी हायर साइड में समझना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको हायर साइड के लिए अलग से वीडियो जो है वो बनाकर डाल दूंगा, जिसमें इससे भी ज्यादा जो क्लियरिटी है विभिन्न मांग वक्र की, उसमें आपको मार्शल का मांग वक्र अलग दिखेगा, हिग्स का अलग दिखेगा और सलास्की का अलग दिखेगा। बहुत हायर डेरिवेशन में ही वह यूज आता है, सामान्य रूप से परीक्षाओं में भी कम पूछा जाता है। कुछ राजस्थान विश्वविद्यालय की जो PG की कक्षाएं होती है उसमें इस डेरिवेशन को कई बार पूछा गया है, तो उस दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगर वो विद्यार्थी चाहेंगे तो हम उस पर भी चर्चा कर लेंगे। धन्यवाद।